$21 बिलियन है, जो कि सरकार पॉलिसीज इस तरह से बनाए कि कनाडा तो खैर कंट्री ही इमिग्रेंट्स का है, उनके जिनके वर्क परमिट एक्सपायर हो रहे हैं 2024 में। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति द इंडो कैनेडियन एक्सप्लोरर। आज बात करने लगा हूँ इमिग्रेशन के टॉपिक के ऊपर, क्योंकि आजकल कनाडा की न्यूज़ में और इंडिया की न्यूज़ में काफ़ी चल रहा है कि हमारे इंडियन ओरिजिन के जो स्टूडेंट्स हैं जिनके वर्क परमिट एक्सपायर हो रहे हैं, या जो वहाँ पे कोई टेम्प्रेरी वर्कर्स हैं उनके जिनके वर्क परमिट एक्सपायर हो रहे हैं 2024 में, वो मांग कर रहे हैं कि उनके वर्क परमिट्स जो हैं 5 साल के लिए बढ़ा दिए जाएं या उनको यहाँ रहने का मौका दिया जाए। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक व्लॉग बनाया जाए कि जहाँ पे मैं बात करूँ कि भी इमिग्रेशन आफ्टर ऑल होती क्यों है। अब इमिग्रेशन का जो मैंने अभी तक देखा है, समझा है दुनिया को, कई बार इमिग्रेशन होती है कि आपकी अपनी होम कंट्री में कोई सिविल वॉर चल रही हो या किसी और कंट्री ने अटैक किया हो, तब लोग अपना देश छोड़ते हैं। कई लोग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से छोड़ते हैं कि उनको एम्प्लॉयमेंट अपनी कंट्री में उतना पे नहीं करती जितना उनके स्किल्स अच्छे हैं, और दूसरी कंट्री ज़्यादा पे कर रही है और वहाँ पे उस चीज़ की लेबर शॉर्टेज है। तब तीसरी चीज़ होती है एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से। कई बार आदमी जो होता है अपने कंट्री में रह रहा होता है, लेकिन वहाँ पे मान लो ज़मीन में पानी नहीं रहा, तो फिर वो दूसरी कंट्री की तरफ जाते हैं। या मान लीजिए जब आदमी कभी मूव करता है तो उसका कोई भाई बंधु, उसके माँ बाप या किसी का कोई स्पाउस जो है वो दूसरी कंट्री में चला जाता है जॉब ढूंढने के लिए, तो उसके बाद जाते हैं। एक और अच्छा कारण जो है, जो कई लोग कहते हैं कि भाई हमारी कंट्री के बाहर किसी कंट्री में कोई ऐसी स्टडीज़ हो रही हैं जहाँ से उनको बेनिफिट मिल सकता है, कोई स्टडी पर्पसेस की वजह से इमिग्रेट करते हैं। सो ये कुछ प्राइम कारण मैंने समझे हैं अपनी लाइफ में कि भी अभी तक कि भी लोग एक कंट्री छोड़ के, अपना होम कंट्री छोड़कर दूसरी कंट्री में जाते हैं और वहाँ पे अपनी स्ट्रगल्स भी फेस करनी पड़ती हैं, फिर भी वो लोग नई कंट्री में जाते हैं, चाहे लैंग्वेज सीखनी हो, चाहे अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई असेस करानी हो, और उसके बाद में फिर वहाँ पे तरक्की करने का पूरा प्रयास करते हैं। कनाडा की बात करूँ तो कनाडा तो खैर कंट्री ही इमिग्रेंट्स का है। इसको इमिग्रेंट लोगों ने बनाया, चाहे पहले वो इटालियन इमिग्रेंट्स थे, चाहे वो पोर्चुगीज़ इमिग्रेंट्स थे, या यूक्रेनियन इमिग्रेंट्स थे, या ब्रिटिश लोग थे। सारे इमिग्रेंट्स ही थे और उन्होंने ही आफ्टर ऑल कनाडा कंट्री को मतलब प्रोग्रेस कराई सारों ने मिलके। किसी ने एग्रीकल्चर में, किसी ने आर्किटेक्चर में, किसी ने कंस्ट्रक्शन में, किसी ने शिपिंग में। शिपिंग इसलिए कह रहा हूँ, या रेल रोड्स जो हैं वो काफ़ी हद तक चाइनीज़ इमिग्रेंट्स थे जिन्होंने कनाडा की इकॉनमी में या कनाडा जैसी कंट्री को बिल्डअप करने में कंट्रीब्यूट किया था। जो कनाडा जैसी कंट्री है वहाँ पे लगभग 1/4 पॉपुलेशन जो है वो फॉरेन बॉर्न है। फॉरेन बॉर्न है का मतलब है वो हैं कनाडा के नागरिक, लेकिन उनका जन्म जो है वो कनाडा से बाहर हुआ है। यहाँ पर आजकल इमिग्रेशन की इतनी ज़रूरत क्यों है, कोई इस बारे में बात नहीं करता, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पे इनके लिखा है कि कनाडा की जो एजिंग पॉपुलेशन है, यहाँ पे काफ़ी सारे जो पहले आए इमिग्रेंट्स हैं, जो यहाँ के बॉर्न लोग हैं, वो बुज़ुर्ग होते जा रहे हैं, और इस वजह से इनको इमिग्रेशन की ज़रूरत है ताकि इनके जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, जो पब्लिक सर्विसेज हैं, वो चलती रहें नए इमिग्रेंट्स के टैक्सेस के सिर के ऊपर। उसके अलावा दूसरा रीज़न है कि इनकी जो लेबर शॉर्टेज है, जैसे मान लीजिए इनके पास में इंफॉर्मेशन सिस्टम वाले लोग, या मान लीजिए इनके ट्रक ड्राइविंग में जो लोग हैं, या मान लीजिए आज की डेट में ये लोग अपने कंप्यूटर साइंसेस के ऊपर काफ़ी काम कर रहे हैं, या मान लीजिए ये लोग अपने कंस्ट्रक्शन को काफ़ी बढ़ावा दे रहे हैं। तो उन चीज़ों के लिए इनको काफ़ी सारी लेबर फोर्स की ज़रूरत है अगर उस तरह की लेबर फोर्स यहाँ आ जाए। टेम्परेरी वर्कर्स होते हैं जिन्होंने खेतों में काम करना है या जिन्होंने फैक्ट्रीज़ में काम करना है, वो पर्टिकुलरली सीजनल वर्कर्स होते हैं, सीज़न के हिसाब से काम करते हैं। उस शॉर्टेज को मीट करने के लिए भी ये लोग टेम्परेरी वर्क परमिट्स देते हैं या टेम्परेरी इमिग्रेशन होती है। कई बार अगर ज़्यादा ही शॉर्टेज हो तो फिर वो धीरे धीरे PR भी हो जाते हैं। जैसे अभी रिसेंटली इन्होंने केयर गिवर प्रोग्राम के लिए इन्होंने प्रोग्राम खोला है और केयर गिवर्स को ये लोग वेलकम करना चाहते हैं एज़ परमानेंट रेजिडेंट्स। अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हो, मैं यहाँ पे लिंक लगा दूंगा। आजकल बड़ा हल्ला मचा हुआ है कि भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ गए हैं और सबकी जॉब्स खा रहे हैं, लेकिन इनकी वेबसाइट पे खुद लिखा हुआ है कि भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं वो कनाडा के एजुकेशन सिस्टम को बाकायदा सपोर्ट कर रहे हैं
और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के थ्रू इनको पैसा मिलता है ओवरऑल वो लगभग $21 बिलियन है, जो कि इनकी अपनी ऑटो पार्ट्स की एक्सपोर्ट से या लंबर की एक्सपोर्ट से ज़्यादा मनी है। ये इनकी वेबसाइट का है, यहाँ मैं पिक्चर लगा रहा हूँ ताकि जो सुन रहे हैं वो देख सकें। लगभग 27% जो स्टूडेंट्स हैं वो मैथमेटिक्स, इंफॉर्मेशन साइंसेज और कंप्यूटर प्रोग्राम्स में दाखिला लेते हैं, वैसे भी जिसकी इनको ज़रूरत है। एक इंटरेस्टिंग फैक्टर बताने लगा हूँ, सारे इमिग्रेंट्स यहाँ पे सिर्फ काम करने के लिए नहीं आते। कई इमिग्रेंट्स जो बिज़नेस में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं या उनके पास में इतने फाइनेंसेस होते हैं कि वो अपने होम कंट्री से कुछ यहाँ पर इंपोर्ट कर सकें या यहाँ से कुछ अपनी कंट्री में एक्सपोर्ट कर सकें, या उनकी कंट्रीज़ में उनके नेटवर्क कनेक्शंस इतने अच्छे होते हैं कि वो किसी तरह का बिज़नेस कनाडा में एस्टैब्लिश करते हैं और बल्कि 2 कंट्रीज़ में बिज़नेस भी बढ़ता है। बहुत सारे लोग बोलेंगे आज की डेट में कि भाई कनाडा में जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम हो गई हैं। हाँ, 100% मतलब ये झूठ बात नहीं है कि भाई आजकल किसी को भी एम्प्लॉयमेंट ढूंढने में कनाडा में मुश्किल आ रही है और इनकी इकॉनमी इतना कोई पहले जैसा अच्छी नहीं चल रही है। लेकिन स्टिल मैं कहूँगा कि इनको इमिग्रेशन की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि इसका एक और मूल कारण ये है कि इनका टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो आज की डेट में 1.5 से भी नीचे है, मीन्स 1.5 पर वुमन। जबकि अगर आप इनके जो तरक्की वाले टाइम देखोगे, जो इनके 1940s से 60s के बीच में टाइम है, 1946 से 1966 के बीच में, तब जो है टोटल फर्टिलिटी रेट 3 पर वुमन होता था। तो इसकी वजह से इनके पास में अपनी पॉपुलेशन काफ़ी थी। अब इनकी पॉपुलेशन बूढ़ी भी हो रही है, यंग लोग हैं नहीं ज़्यादा टैक्स देने के लिए, तो इसलिए यहाँ पर इमिग्रेशन होती है। और मज़े की बात यह है कि जो यहाँ पे इमिग्रेंट आता है यंग एज में, क्योंकि ये लोग लगभग प्रेफर करते हैं जो भी इमिग्रेंट आए वो 22 से 45 साल के बीच में आए, वो बंदा अपना टैक्स ज़्यादा भरता है एज़ कम्पेयर टू जो बेनिफिट्स कैनेडियन गवर्नमेंट से लेता है। इनके पास में इतनी वर्कफोर्स नहीं है, इतनी ज़्यादा जॉब करने वाले लोग नहीं हैं, इसीलिए यहाँ पे बाहर से लोग आते हैं, अपना सेटल होते हैं, काम करते हैं, टैक्सेस पे करते हैं, तब कैनेडियन इकॉनमी चलती जाती है। अब इनकी पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो भी इमिग्रेशन से ही काफ़ी हद तक देखने को मिली है, ना कि इनकी अपनी वर्कफोर्स यहाँ पर पैदा होके। और मज़े की बात यह है कि इसको फुलफ़िल कौन कर रहा है? जहाँ पे बर्थ रेट्स हाई हैं या टोटल फर्टिलिटी रेट हाई है, जैसे कि इंडिया, फिलीपींस, चाइना या अफ्रीकन कंट्रीज़। ठीक है, हम लोग यहाँ पे आउटसाइडर गिने जाते हैं या हम लोग बाहर से आए गिने जाते हैं, लेकिन हम लोग अपने स्किल्स भी लाते हैं, हम अपनी एजुकेशन भी लाते हैं। और मैं इस बात को खुशी से शेयर करता हूँ कि इमिग्रेंट्स जो हैं यहाँ पर आकर तरक्की करके अपनी खुशहाली भी देखते हैं और यहाँ पर अपना नाम भी कमाते हैं। तो इनकी अगर आप देखो पहली जो वेव्स है ना, उसमें सबसे ज़्यादा लोग ब्रिटिश लोग आए थे कनाडा में, और ब्रिटिश लोगों के बाद में आए थे यहाँ पर इटालियंस और पोर्चुगीज़। तो पहले इटालियंस और पोर्चुगीज़ लोगों ने भी यहाँ पर बहुत बार सुना है कि ये लोग बाहर से आए हैं, ये हमारा ब्रिटिश कल्चर अलग है, इंग्लिश स्पीकिंग कल्चर अलग है। और उसके बाद में यूक्रेनियन लोग काफ़ी आए थे जिन्होंने यहाँ पे खेती बाड़ी में, किसानी में मतलब काफ़ी तरक्की की है और मतलब बहुत अच्छी खेती करते रहे हैं वो लोग। और एल्बर्टा जैसी जगह में तो यूक्रेन के जो पहले आए लोग थे, मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मतलब पहले आए थे अच्छे टाइम में, उन्होंने खूब तरक्कियाँ की हैं। बड़ा इजी होता है किसी को कहना कि भाई आज की डेट में ना इंडियंस, चाइनीज़, फिलिपिनोज और दूसरे अफ्रीकन कंट्रीज़ के लोग यहाँ आ गए हैं, लेकिन ब्रिटेन से सबसे ज़्यादा लोग आए थे। 1815 से लेके 1850 तक लगभग 8 लाख लोग ब्रिटेन से आए थे। 1957 से लेके 1971 तक यहाँ पे पोर्ट ऑफ हैलिफैक्स है, वो बंद हो चुका था पहले। इटली और पुर्तगाल से वहाँ पे लगभग 4 लाख से ज़्यादा लोग आए थे इतने सालों में। तो बड़ा इजी हो जाता है कहने के लिए कि ये लोग बाहर से आए, अपना कल्चर लाएं, अपनी भाषा बोलते हैं, पर माइग्रेशन की वेव्स होती रहती हैं। और 80s के बाद में तो इंडिया, चीन, फिलीपींस, हर जगहों से लोग आए हैं, उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया है, चाहे वो हेल्थ केयर सेक्टर है, चाहे वो बिज़नेस है, चाहे वो कंप्यूटर है, उन चीज़ों में उन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया और कनाडा ने आगे तरक्कियाँ ही देखी हैं। कनाडा जो है आज तक, अभी तक तो अच्छा चल रहा है फ़िलहाल, जिनके पास नौकरियां हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, तरक्कियां कर रहे हैं, और होपफुली आगे भी अच्छा चलता रहेगा एज लॉन्ग एज लीडरशिप कुछ अच्छा करे या अच्छे कानून बनाए या अच्छी पॉलिसीज़ बनाए, जिसकी वजह से चाहे यहाँ के पहले रहने वाले लोग हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कनाडा फर्स्ट, कैनेडियंस फर्स्ट, क्योंकि हम खुद कैनेडियन हैं और हम कहते हैं कि जो भी यहाँ पे आए
वो अपनी स्किल्स लेकर आए, अपनी तरक्कियां करे और सरकार पॉलिसीज़ इस तरह से बनाए कि अच्छे से अच्छा टैलेंट, अच्छे से अच्छे स्किल्स कनाडा में आके तरक्की कराएं। और इसी नोट पे कहूँगा कि भाई भगवान सब जगह खुशहाली रखे, सुकून रखे, लोग अच्छे से अपनी ज़िंदगी जिएं, सबके बच्चे सेफ रहें। सो देखते रहिए मेरे चैनल को और खूब प्यार दीजिए मेरे चैनल को। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कीर्ति द इंडो कैनेडियन एक्सप्लोरर। हैव अ लवली डे हेड।